हेलो एवरीवन, इकोनोफ्रीक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एमए इकोनॉमिक्स का जो एंट्रांस होता है उसके प्रेपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का है जो एचपीयू ने पेपर कंडक्ट कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक टिप्स है कि आप पेपर में जो ये इंस्ट्रक्शन दी होती है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। कई बार क्या होता है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी जाती है, तो आपको इन सारी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि इस पेपर में है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको अटेम्प्ट करने का रिस्क उठा सकते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, सकल घरेलू उत्पाद है द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। देश में घरेलू और विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ऑप्शन बी है द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड सेक्टर। सरकार, निजी और घरेलू क्षेत्र द्वारा अंतिम उपभोग और निवेश व्यय का कुल जोड़। ऑप्शन सी है द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। ऑप्शन सी है देश के क्षेत्र के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जीडीपी क्या होता है? मान लीजिए ये एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनके मार्केट वैल्यू का टोटल जीडीपी होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आपका ऑप्शन ए सही होना था, क्योंकि जो नेशनल है उसमें हम जो अब्रॉड से हमें इनकम मिलती है नेट इनकम उसको जोड़ते हैं। तो इस तरह से आपका ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका आया है। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेशनल इनकम को हम किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, तो वो होता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और पर कैपिटा इनकम को भी हम नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट से निकालते हैं। The term economic growth is explained by, आर्थिक वृद्धि शब्द की व्याख्या की जाती है। आपके ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ऑप्शन बी इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम, आर्थिक वृद्धि को हम कैसे देखते हैं? जब हमारी पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब आपका ऑप्शन डी सही होना था। इसमें क्या होता है, इन सारे परिवर्तनों को देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक वृद्धि से बड़ा कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली गई है। अगर आपको मालूम हो कि 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की थी, और इसका मोटिवेशन हमने किस देश से लिया था? यूएसएसआर, जो कि आज वर्तमान में रशिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ कमर्शियल बैंक में रिक्वायर अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एंड एजेंसीज। वाणिज्य बैंकों के विलय और अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंसियों की स्वीकृति अनिवार्य है?
इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए आप बैंकों को मर्ज करते हैं या फिर नया बैंक खोलते हैं, तो उसके लिए आपको किस किस की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो आपके ऑप्शन है आरबीआई, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमें जब बैंकों का मर्जर और मान लीजिए नया बैंक खोलना होता है, तो हमें इन दोनों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। जो आरबीआई है वो देश में बैंकिंग फैसिलिटी को या बैंकों को रेगुलेट करता है, और जो ये क्योंकि बैंक आपस में कंपटीशन करते हैं, इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वीकृति भी ज़रूरी होती है। Which of the following is a part of Index of Industrial Production IIP? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है माइनिंग एंड क्वेरिंग, खनन और उत्खनन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री, और आपके इस तरह से कोड दिए गए हैं। इन क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेपर है उसमें जो टफ़ क्वेश्चन है वो शुरू में दिए जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेपर आपको फेल करने के लिए नहीं बनाया होता है, बल्कि पास करने के लिए बनाया होता है। अगर आपके पेपर में शुरू में मुश्किल सवाल आ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए बाद में आसान सवाल भी होंगे। तो आप अपना पेशेंस वहाँ पे बनाए रखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईआईपी में क्या शामिल किया जाता है? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। इसके लिए ट्रिक है MME। इसमें हम शामिल करते हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको आप मिलाइए ऑप्शन के साथ, देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्री नहीं आएंगे। तो इसमें क्या शामिल किया जाता है? ए और बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Which of the following is imposed in case a country government subsidizing its export? निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है जब किसी देश की सरकार अपने निर्यातकों को सब्सिडी देती है? सरकार क्या करती है कि दूसरे देशों में ट्रेड बढ़ाने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उस गुड्स और सर्विस को, तो क्या होता है कि दूसरे देश को नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए जो दूसरी देश की गवर्नमेंट है वो एक टैक्स लगाती है, जिसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ऑप्शन बी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसको आप याद रखिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? ये जब इम्पोर्ट बहुत ही सस्ती मात्रा में दूसरा देश बेचता है, तो उससे बचाने के लिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। सेफ गार्ड ड्यूटी होती है कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट दूसरा देश हमारे देश में ला रहा है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है? सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी होती है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम शामिल करते हैं। कस्टम ड्यूटी मतलब जब एक देश से सामान दूसरे देश में जाता है, उस समय लगने वाली ड्यूटी को क्या कहा जाता है? कस्टम ड्यूटी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR ऑफ IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है एलोकेटेड टू मेंबर कंट्री बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक साइज। सदस्य देशों को उनके आर्थिक आकार के आधार पर आवंटित किया जाता है। SDR एलोकेशन एक्ट एज एक्सटर्नल डेट फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्री गवर्नमेंट। SDR आवंटन संबंधित देश की सरकार के लिए बाहरी ऋण के रूप में कार्य करता है। SDR कैन बी हेल्ड ओनली फॉर गवर्नमेंट एंटिटी। SDR केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा धारित किए जा सकते हैं। फॉर्म
पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूंजी खाते का हिस्सा होता है। तो आपके जो आंसर है वो कोड में दिए गए हैं, तो ये जो जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे SDR के बारे में दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और जो ये SDR है वो IMF का एक रिजर्व सेट है जो कि मेंबर कंट्री को दिया जाता है, और इसकी स्थापना IMF ने कब की थी? 1969 में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इसकी स्थापना किसकी जगह पर की गई? इसने रिप्लेस किया था एक इंस्टीट्यूट को, वो है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और इसका एक WTO का एक प्रोविज़न है जो वो कंट्री को देता है, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो उसी तरह से एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल होता है किसका? WTO का। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न दिए जाते हैं ये आपको बताना है। अ मेंबर कंट्री कैन ग्रांट मोर फेवर्स टू अनदर मेंबर। एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश को अधिक पक्ष दे सकता है। MFN is a principle of non-discriminatory trade। MFN मूल रूप से गैर भेदभावपूर्ण व्यापार का सिद्धांत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द MFN प्रिंसिपल। मुक्त व्यापार समझौतों को MFN सिद्धांत से छूट दी गई है। ये आपके 3 ऑप्शन हैं, आपको जवाब कोड में देना है। तो जो ये MFN है ये क्या करता है कि ये किसी भी सदस्य देश के साथ भेदभाव करने से बचने का एक प्रोविज़न है। इसका मतलब ये हुआ कि WTO मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ जिस तरह का व्यवहार करेगा वो दूसरे के साथ भी वैसा व्यवहार करेगा, मतलब इसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होता है, ओनली 2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे कोई आंसर आता है लेकिन हम गलती कर देते हैं ये कोड के आंसर देने में। तो आप कोड को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वही सेलेक्ट कीजिए। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी 0। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी लेस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब आपको कोड दिए हैं ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और नॉट 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि पूंजी की उत्पादकता 0 होगी और श्रम की उत्पादकता बहुत ही कम होगी। The unemployment caused due to worker lacking the requisite job skill is an example of cyclical, structural, frictional, disguised। कार्यकर्ता में आवश्यक नौकरी कौशल की कमी के कारण होने वाली बेरोजगारी किसका उदाहरण है? चक्रीय, संरचनात्मक, घर्षणात्मक और प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए जो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये जो ट्रेड साइकिल है उसके कारण होने वाली बेरोजगारी होती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि जब जो कैंडिडेट है उसका स्किल अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल होता है कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं तो दोनों जॉब के बीच का जो अंतराल होगा जिसमें आप बेरोजगार है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड होता है जिसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है आपके काम की वो नियर टू 0 होती है। Which of the following factor are taken into account by CACP for recommending MSP for agriculture crops? देखिए जो ये CACP
कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये एक इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट बॉडी है जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंड करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सरकार है वो किसानों से एमएसपी पर, सरकार द्वारा अनाउंस किए गए प्राइस पर एग्रीकल्चर क्रॉप खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये प्राइस डिसाइड करने के लिए, ये एमएसपी डिसाइड करने के लिए सरकार कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करती है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ट्रेंड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, likely implication of MSP on consumer of that product। अब आपको बताना है कोड के हिसाब से कि कौन सा सही है। 5 only, 1 to 5 only, 2 3 6 only and all of the above। तो ये जो सारे फैक्टर है गवर्नमेंट या कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कंसीडर करती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। तो ये आपका हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। मांग और पूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य रुझान, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में व्यापार की शर्तें, फसलों के बीच मूल्य समानता, उत्पादन लागत, उस उत्पाद के उपभोक्ता पर एमएसपी से संभावित प्रभाव। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें हमने देखा कि जो ये CACP है ये रिकमेंड करती है प्राइस, तो इसको अनाउंस कौन करता है, तो इसके लिए है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एमएसपी को अनाउंस कौन करता है, तो वो है CCEC, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, if supply of money is increased in economy then which of the following statement is true। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं इसको पहले इरेज कर लेती हूँ। ओके, तो आपका प्रश्न है हिंदी में, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ाई जाती है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। मनी सप्लाई जब इंक्रीज की जाती है तो क्या होगा कि जो आपको लोन है वो सस्ती मात्रा में मिलेगा। अब लोन सस्ता कब होगा, जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा। तो आपको अब इस हिसाब से अपने ऑप्शन चूज़ करने हैं। ऑप्शन ए है, इससे बाज़ार की ब्याज की दरों में वृद्धि हो सकती है, इससे ब्याज की दरों में कमी आ सकती है, इससे आर्थिक विकास अवश्य होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या होगा, ब्याज की दरों में कमी आएगी। Which of the following are cause of demand pull inflation। डिमांड मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है लोअर इंटरेस्ट रेट, हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट। ये आपको कोड में आंसर देना है हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण है। आपको बताना है कि डिमांड बढ़ने के कारण जो प्राइस इंक्रीज होता है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। देखिए, आपके पास जितना भी नॉलेज है इससे रिलेटेड पहले तो आप क्वेश्चन पेपर में वो लिखेंगे। तो प्राइस कब बढ़ती है, या तो जो कंज्यूमर का इनकम है वो बढ़ जाए, या फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए, या फिर जो कंज्यूमर है उनको जो लोन है वो सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले। तो देखिए अब इसमें क्या क्या है। ब्याज दर में कमी, ये हमने देख लिया। लोन सस्ती मात्रा में मिलेगा, इससे क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। और हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे क्या होगा कि सरकार जो कंज्यूमर है उनके हाथ में पैसा जाएगा और इससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन
तीसरा आपका है हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट। ये जो सप्लाई साइड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसका एक कारण है। पिछली बार आपसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन पूछा था, तो हो सकता है आपसे अब इस बार क्वेश्चन पूछा जाए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण, तो आपको ये टॉपिक भी तैयार करना होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसान क्रेडिट scheme. It provide short-term credit to farmer for cultivation of crop to meet their expenses. किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में आपको बताना है। ये किसानों को फसल की खेती के लिए उनके खर्चों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ऐसा प्रोविज़न होता है। अब देखिए ऑप्शन बी को, यह किसानों को घरेलू दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करता है। इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर। यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसमें हाउस होल्ड जुड़ गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अवेलेबल टू मार्जिनल फार्मर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो ये किसान क्रेडिट कार्ड है इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जिसने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को रिकमेंड किया था, तो आपको ये बताना है कि वो कमेटी कौन सी है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए ताकि आपको एग्ज़ाम तक ये याद हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक बही खाता मतलब एक रिकॉर्ड होता है जिसमें एक देश ने कितना आयात किया कितना निर्यात किया उसका रिकॉर्ड इसमें होता है। इसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ब्यौरा होता है और इसके साथ साथ इसमें जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो भी करंट अकाउंट में शामिल की जाती है। और इसमें जो कैपिटल नेचर की रिसीट और एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल अकाउंट में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी लोन गवर्नमेंट लेती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है। फैक्टर इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या होगा, करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। गिफ्ट रिसीव्ड बाय फैमिली इन इंडिया फ्रॉम हिज NRI सन, ये बिल्कुल सही बात है। और आपको अब बताना है कि कौन कौन सा आएगा, तो बोथ 1 and 2। मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि ये जो दोनों आइटम है ये कौन से अकाउंट में आएगी, तो ये दोनों आइटम आनी थी किसमें, करंट अकाउंट में। टैक्स बोएंसी इन द कंट्री इज डिफाइंड एज, देखिए टैक्स बोएंसी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फॉर एग्जांपल GDP या फिर बेस हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन आप देखिए, रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू परसेंटेज चेंज इन GDP, आपका पहला ही ऑप्शन इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। अच्छा, इसमें भी आपको कोड दिए हैं। कोड वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि आपको नीचे वाले जो ऑप्शन है वो कभी भी इग्नोर नहीं करने हैं। तो वैसे तो इसमें ए बिल्कुल क्लियर है कि आपका ए ऑप्शन ही होगा। अब एक किस में है, ए और बी में, तो इसलिए हमें बी भी चेक करना पड़ेगा। चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन GDP, तो ये चेंज नहीं होता है बल्कि इसमें परसेंटेज चेंज हम टैक्स बोएंसी में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए ओनली 1 इज़ करेक्ट। एक टैक्स बोएंसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स इलास्टिसिटी। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि टैक्स बोएंसी में हम हर में GDP लेते हैं और जो टैक्स इलास्टिसिटी होता है उसमें हम हर में लेते हैं, डिनोमिनेटर में लेते हैं परसेंटेज चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस, तो आपके लिए ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी। देखिए, अगर आपको पता हो कि इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल होते हैं या फिर जिन्हें ट्रेड साइकिल भी बोला जाता है, इसको रोकने के लिए सरकार कौन कौन से उपाय करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। गवर्नमेंट यूज द काउंटर साइकिल पॉलिसी टू कूल डाउन इकोनॉमी ड्यूरिंग बूम पीरियड। काउंटर साइकिल पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग एंड रिड्यूस टैक्सेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। हिंदी में भी इसको एक बार हम देख लेते हैं। सरकार तेजी की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था को शांत करने के लिए प्रतिचक्रीय नीति का उपयोग करती है। प्रतिचक्रीय नीति में सरकार खर्च बढ़ाती है और आर्थिक मंदी के दौरान करों को कम कर सकती है। तो आपको इसमें भी कोड में जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये दोनों ही जो टेक्निक है काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बूम आ गया इकोनॉमी में, तब भी सरकार को कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि सरकार नॉर्मल इकोनॉमी नॉर्मल पेस पे काम करे। और कई बार डिप्रेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है, तब भी सरकार को काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर मार्केट इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। अभी तक हम यही देखते हैं कि मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, लेकिन जब इस तरह के एग्जाम्पल से हम अपने बेसिक को लिंक करते हैं तो ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो गया आपका। तो मोबाइल फ़ोन की मार्केट क्या है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक अधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का एग्जाम्पल है। ये क्यों है? क्योंकि जो फ़ोन होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि होती है वस्तु विभेद की। वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उस वजह से ये किस में आएगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोली में क्या होता है? एक ही विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में वस्तु विभेद और जो कंपटीशन होता है वो नॉन प्राइस होता है। मतलब क्या करती हैं ये कंपनी कि फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइज कर दो अपना प्रोडक्ट, तो इस तरह का कंपटीशन होता है इसमें। ओलिगोपोली में क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ये ओलिगोपोली की फीचर है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है और जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है। और आपको इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, तो ये टॉपिक भी आप ध्यान। The demand for commodity is a direct demand. What demand for factor of production is called? Cross demand, joint demand, derived demand, independent demand. तो इसका सही जवाब है derived demand. derived demand क्या होता है? व्युत्पन्न मांग। इसमें क्या होता है कि जो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल लेबर है, तो लेबर की डिमांड हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करना है, तो इसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। जब किसी एक की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के लिए की जाती है। क्रॉस डिमांड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी की डिमांड क्रॉस डिमांड होगी, जो सब्स्टिट्यूट गुड या प्रतिस्थापन वस्तुओं की डिमांड को क्रॉस डिमांड कहा जाता है। जॉइंट डिमांड होता है कि जब हमें अपनी जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए दो वस्तुओं की डिमांड एक साथ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक जो पेन होता है उसमें रिफिल लगती है और उसका बाहर का कवर होता है, तो ये जॉइंट डिमांड हो गई, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होता है कि जब दो वस्तुओं की डिमांड एक दूसरे पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगी, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड। द कंडीशन इन विच मार्केट सप्लाई मैच मार्केट डिमांड इज कॉल्ड, आपके ऑप्शन है इक्विलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द अबव।
ऐसी स्थिति जिसमें बाजार आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है वह कहलाती है, आपके ऑप्शन है समकरण, सामान्यकरण, संतुलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। Which of the following is measured by Lorentz curve? लॉरेंज कर्व क्या मेजर करता है? आपके ऑप्शन है इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है निरक्षरता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आय की असमानता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। लॉरेंज कर्व क्या होता है? इस तरह का एक कर्व होता है, ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये लॉरेंज कर्व है। अगर लॉरेंज कर्व इस वाली लाइन से जितना करीब होगा तो इनइक्वालिटी उतनी ही कम होगी, अगर जितना दूर होगा तो इनइक्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब आपको पता लग गया कि लॉरेंज कर्व क्या मेजर करता है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है कि जो देश के सिटीज़न हैं उनके पास पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो टॉप का 1% है, टॉप का 1% अमीर आदमी है, उसके पास देश का 40% नेशनल इनकम का हिस्सा है, और जो नीचे का 40% हिस्सा है उसके पास नेशनल इनकम का सिर्फ 1% हिस्सा है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इनइक्वालिटी। In economic term, globalization is the process of rapid fill in the blanks between country। आपको इसमें ये ऑप्शन फिल करने हैं, इंटीग्रेशन, कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट, चेंज। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण तीव्र प्रक्रिया है किसकी? एकीकरण की, प्रतिस्पर्धा की, निवेश की, परिवर्तन की। तो इसमें क्या होता है? एकीकरण होता है कि जो पूरा विश्व है वो एक परिवार की तरह काम करता है। तो आप अगर कुछ सामान बनाते हैं तो उसको किसी भी स्थान पे बेच सकते हैं, तो इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन। अ सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू, जो कि आजकल हर गवर्नमेंट का ही हो रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है जहाँ पे आपके खर्चे, आपके मतलब गवर्नमेंट के खर्चे आपके रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू, बजट डेफिसिट, डिफ़ॉल्ट फाइनेंसिंग, डेफिसिट रेवेन्यू। तो इसका सही जवाब है बजट डेफिसिट। डेफिसिट के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को हिंदी में आप लगा लीजिए। फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा कि जो आपका लोन होगा वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। In which of the following parameter are included in the human development published by UNDP? UNDP means United Nation Development Program। ये एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका आइडिया किसने दिया था? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, और जो अमर्त्य सेन है ये हमारे इंडिया के इकोनॉमिक्स में पहले नोबल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने इस पे काम किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। तो इसके आपको पैरामीटर बताने हैं कि किन किन पैरामीटर पे ये रिपोर्ट बनती है। आपके ऑप्शन है GNI पर कैपिटा, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अंडर 5 ईयर मॉर्टेलिटी रेट, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो इसके जो ऑप्शन सही हैं वो है GNI, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो मॉर्टेलिटी रेट इसमें नहीं शामिल किया जाता। इसके 3 मेजर इंडिकेटर है। एक है लॉन्जिविटी, मतलब एक इंसान कितने समय तक जीवित रह सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं। फिर है हमारा एजुकेशन लेवल क्या है किसी कंट्री का, और फिर है आपका पर कैपिटा इनकम जिसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो
देखिए इसमें मोर्टेलिटी रेट कहीं नहीं है, तो इसीलिए 1 2 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो ये इंडेक्स है इससे रिलेटेड एक PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये किसने दिया था? मॉरिस ने 1970 के करीब, ठीक है। तो इसके भी आपको, जैसे मैंने आपको HDI के इंडिकेटर बताए, पैरामीटर बताए, इसके भी आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी को इंक्लूड किया जाता है पर कैपिटा की जगह, बाकी इंडिकेटर सेम है, ठीक है। इसमें भी 3 इंडिकेटर होते हैं। और इसके अलावा एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसको भी आपको याद रखना होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होता है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। डिकेड आर रेफर्स टू द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। आपके पास ईयर्स दिए हैं और आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिकेड में, कौन से डिकेड में हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1981 से 2001 के बीच हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम पॉपुलेशन कब हुई थी, तो ये था ऑप्शन सी, ठीक है। The problem of choice between scarce commodity due to limited productive resources within society can be illustrated with the help of डिमांड कर्व, बजट लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। समाज के पास सीमित उत्पादक साधनों के कारण दुर्लभ वस्तुओं के बीच चुनाव की समस्या को किसकी सहायता से दर्शाया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इस तरह से होता है, कॉनकेव टू ऑरिजिन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक नेशन की जो उत्पादन क्षमता है उसको इस कर्व के द्वारा दिखाया जाता है, और इसका स्लोप क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी कर्व होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व जिसको तटस्थ वक्र आप कहते हैं, उसका स्लोप को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर एक होता है आइसोक्वांट कर्व, सम उत्पाद वक्र, इसके स्लोप को क्या बोला जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। Which branch of economics deal with natural resource stock pollution which are result of rapid economic development? अर्थशास्त्र की वह शाखा जो प्राकृतिक संसाधनों, भंडार और प्रदूषण से संबंधित है, जो तीव्र आर्थिक विकास का परिणाम है, वह है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो इसका सही जवाब है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट थ्योरी जैसे संतुलित विकास का सिद्धांत, असंतुलित विकास का सिद्धांत, बड़े धक्के का सिद्धांत, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जिसको निर्धनता का दुष्चक्र भी बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती है। इसमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी और क्लासिकल की थ्योरी, शुम्पीटर की थ्योरी, ये सारी चीज़ें आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि दूसरे देशों के साथ जो हम व्यापार करते हैं, ठीक है, जैसे कि एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट, ये कुछ मैं टॉपिक बता रही हूँ जिसको आपको रिवाइज करना है। एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण के बारे में। और पब्लिक इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, टैक्स, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? सार्वजनिक अर्थशास्त्र में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना प्रोवाइड्स क्वालिटी मेडिसिन टू मासेस एट अफोर्डेबल प्राइस। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि ये योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको लगभग सभी ने ऑप्शन ए ही किया होगा जब ये पेपर हुआ होगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी डीप है ये क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा, अगर आपको आता है तो ठीक है, मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपको प्रेशर में डालने के लिए डाले जाते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। The
fill in the blanks is an increase in nominal wage which means worker are receiving higher pay. खालिस्तान का अर्थ है कि नामात्र वेतन में वृद्धि हो रही है जिससे श्रमिकों को अधिक वेतन मिल रहा है. डिफ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. वेज इन्फ्लेशन क्या हो गया कि जो हमारे लेबरर है, श्रमिक है, उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है. स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि एक तरफ से तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. कि जनरली होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन होगी तो ये मान लिया जाता है कि जो बेरोज़गारी है वो कम होगी, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ती है. कोर इन्फ्लेशन होता है कि जब फूड इन्फ्लेशन के अलावा जितनी भी गुड्स है उसका प्राइस बढ़ता है तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है. डिफ्लेशन होता है जब प्राइस लगातार घटती जाती है. एक होता है डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन होता है कि जो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो उसकी बढ़ने की रफ्तार है वो घटती हुई है. खालिस्तान डील विद द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट डिसीजन एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट. सरकार के कराधान और व्यय निर्णय से संबंधित है. मॉनेटरी पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पे ध्यान दिया जाता है. द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज. तो इस टॉपिक से पहले भी हमने क्वेश्चन देखा है. आपको बताना है कि ऐसी बेरोज़गारी जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम पे लगे हैं उसको क्या कहते हैं. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोज़गारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसको बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोज़गारी. अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कौन सी जो बेरोज़गारी है वो प्रेजेंट होती है. तो इसमें दो बेरोज़गारी प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज़ फॉर्मुलेटेड बाय. तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है. तो वो यहाँ पे आपके ऑप्शन एक है सिडबी. सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है वो इस बैंक द्वारा संभाले जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस आदमी पे लगता है वो उसी को देना पड़ता है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि एक आदमी पे लगता है लेकिन वो उसका भार है वो आगे शिफ्ट कर सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप एक पेन बनाते हैं और इस पेन पे गवर्नमेंट ने 5 रुपये टैक्स लगा दिया और आपका कॉस्ट आया था 5 रुपये. तो अब जो प्रोड्यूसर है वो इसका प्राइस रख लेगा 12 रुपये. 12 रुपये कैसे रखेगा कि 5 रुपये इसने कॉस्ट ले ली, 5 रुपये टैक्स दे दिया और 2 रुपये प्रॉफिट रख लिया. तो इसमें क्या हो गया कि जो प्रोड्यूसर है उसने टैक्स को शिफ्ट कर दिया. इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस ऑफ टैक्स. एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. इम्पैक्ट होता है इनिशियल बर्डन, जो पहला आदमी टैक्स देता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट. जो आखिरी आदमी टैक्स देता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट. और जो डायरेक्ट टैक्स के मामले में इम्पैक्ट और इंसिडेंट एक ही व्यक्ति पे लगता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस 2 अलग अलग लोगों पे लगते हैं. तो आपके ऑप्शन हैं ये सारे. एंटरटेनमेंट टैक्स ये 1956 में लगाया गया था इंडिया में, लेकिन अब ये लगता नहीं है. स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो ये टैक्स नहीं है बल्कि ये नॉन टैक्स है. सेल टैक्स क्या होता है कि इसको आगे शिफ्ट किया जा सकता है. वेल्थ टैक्स भी 1956 में लगा था. ये क्या होगा? जिस बंदे पे लगेगा ये उसी को देना पड़ेगा. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर. हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर ऑन लैंग्वेज पैनल ऑफ करेंसी नोट. अगर आपने अपने नोट को, जो 100 रुपये का नोट मान लीजिए, उसको ध्यान से देखा हो तो उसमें एक
नोट के बैक साइड पे एक पैनल होता है जिसमें कुछ लैंग्वेजों में वो उस करेंसी का वैल्यू लिखा होता है। तो लैंग्वेज कितनी है? 15, 17, 10, 12। तो इसका सही जवाब है 15 लैंग्वेज। विच इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? लायन, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइगर। आरबीआई के जो सिंबल है उसमें दिखाया जाता है। तो इससे एक और क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। यहाँ आपसे जानवर पूछा है, आपसे पेड़ भी पूछा जा सकता है। तो आरबीआई के इंसिग्निया में कौन है? जैतून का पेड़। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सरकार को सबसे ज़्यादा आय कौन से टैक्स से मिलती है? कॉरपोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो जो इनकम टैक्स है और कॉरपोरेट टैक्स है, इससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है। तो अब जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है। फिर कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का हिस्सा बराबर है, ठीक है। लगभग 30% के करीब गवर्नमेंट को जीएसटी से मिलती है और लगभग 28% के करीब कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज स्टार्टेड इन, तो ये 1960 के बाद स्टार्ट हुई थी, पर्टिकुलरली 1966 में। हरित क्रांति, इसके फादर किसको माना जाता है? नॉर्मन ई वॉरलॉग। ये इंटरनेशनल फादर इनको बोला जाता है। जब हम इंडिया की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन को इंडियन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, स्वर्णिम क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेटेड। जितनी भी तरह की क्रांति होती है वो भी आप याद कर लीजिए। एन एस्टेट वेयर कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल, वह भूमि जहाँ नगदी फसल बेचने के लिए उगाई जाती है, तो ये होती है हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। The region where farmers specialize in vegetable only, this type of farming is known as corporate farming, mixed farming, truck farming, collective farming। तो इसका सही जवाब है ट्रक फार्मिंग। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसान या बागवान सिर्फ सेब उगाएंगे या फिर सिर्फ कोई वेजिटेबल उगाएंगे जिससे उनको पैसा मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? देखिए, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो आपकी खर्च करने वाली इनकम है, तो उसमें वृद्धि कैसे होगी? आपके ऑप्शन है डिक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा, जो हमारी खर्च करने वाली इनकम है वो बढ़ जाएगी क्योंकि हम कम टैक्स देंगे। जैसे कि इस बार के बजट में हुआ कि अब जो टैक्स है वो 12 लाख तक किसी को नहीं लगेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने पैसे पर टैक्स लगता है अब, ठीक है। और आपसे जो टैक्स रेट है वो भी पूछे जा सकते हैं कि अब 12 लाख से ऊपर जो अगर इनकम हो जाती है उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, 4%, 5%। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंक्रीज इन पर्सनल इनकम, ये भी बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन नॉन टैक्स पेमेंट, इससे इनकम नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आपको स्कूल की फ़ीस बढ़ानी पड़ी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो क्या आपके पास खर्च करने वाली इनकम ज़्यादा बचेगी? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन इंडिया? तो चिली सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। तो आपको मिल्क पूछ सकते हैं कि मिल्क किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट इन इंडिया बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज़ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस? कहाँ पे बैम्बू ड्रिप सिंचाई एक बहुत पुरानी प्रथा है? तो ये है मेघालय में। ऑप्शन बी इज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री? सनराइज इंडस्ट्री होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना हो और वो ग्रोथ भी कर रही हो प्रेजेंटली। तो आपके ऑप्शन है ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिटनेस वेलनेस एंड हेल्थ इंडस्ट्री,
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो 1 and 3 इज राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन इकोनॉमी इट विल, देखिए ये वाला जो टॉपिक है इससे कोई 3 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया आपका तो क्या होगा, आप ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, बिकॉज इसमें बोला है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ऑफ, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है कि जहाँ पे जो लोग हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको ना पेंशन दी जाती है ना उनको कोई इंसेंटिव दिया जाता है, इस तरह के जो प्रोविज़न है। अबाउट 55% आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बिल्कुल सही बात है। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। स्किल इंडिया मिशन टैकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसका 1 and 3 बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 1 and 3। तो इसका जो तो इसीलिए क्या होगा कि 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको कई बार पेपर में सबसे बेस्ट चुनना होता है। रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसके बारे में आपको बताना है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, और इसमें क्या हो गया, कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर बाय लाइसेंस बेस्ड ऑन महालनोबिस ग्रोथ मॉडल। तो ये बिल्कुल सही है सारी स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इन इंडिया। 8 कोर इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है उसकी संख्या कितनी है इंडिया में, 8। तो उन 8 इंडस्ट्री के नाम आपको पता होना चाहिए जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये बिल्कुल है। स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये जो ऑप्शन पहले 3 है ये बिल्कुल सही है। माइनिंग, मेट्रोलॉजिकल, ऑपरेशन एंड फार्मास्यूटिकल, ये बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मेक इन इंडिया एम्स एट, मेक इन इंडिया की सरकारी नीति का उद्देश्य है नौकरशाही की सुस्ती को दूर करना, रेड टैपिज्म को ख़त्म करना, कंपनियों को भारत में निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करके भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इससे क्या होगा कि इंडिया में एफडीआई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में जो नेचर से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्राइमरी में आते हैं। उन नेचर के प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आटे का बिस्कुट बना दिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन के लिए हमें जिन सर्विसेज की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, तो वो सर्विस सेक्टर में आता है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो एग्रीकल्चर किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने बोला जो सर्विसेज है वो आती है टर्शरी सेक्टर में। तो ट्रेडिंग इज टर्शरी एक्टिविटी,
और सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द लार्जेस्ट शेयर ऑफ GDP in India come from agriculture and allied sector, manufacturing, construction, electricity, gas and services sector, डिफेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए जो इंडिया का है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो शेयर है जीडीपी का वो आता है टर्शरी सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से. उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर. जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग 54% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. उसके बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एग्रीकल्चर लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है किसमें, इंडिया के जीडीपी में. अब आपके पास जो इंडियन इकोनॉमी है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे पूछा गया है सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो बिल्कुल सही बात है. थर्ड 5 ईयर प्लान एम to achieve self-sufficiency in food grain and increase agriculture production to meet requirement of industry and export. ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. जवाहर रोजगार योजना ये लॉन्च की गई थी 8th 5 ईयर प्लान. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI मेजर द डिप्रीवेशन एज द कंपोजिट इंडेक्स ऑफ. हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया HDI का, उसमें क्या था, लॉन्जिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीडीपी पर कैपिटा. ठीक है, तो उन 3 इंडिकेटर को लेकर ही ये नया इंडेक्स बनाया है HPI. तो देखना है ये 3 किस में मिलेंगे, लॉन्जिविटी जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है, नॉलेज जिसमें हम एजुकेशन लेवल को मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है. HPI जो है वो 2 वर्जन पब्लिश करता है. HPI 1 ये जो डेवलपिंग कंट्री के लिए पब्लिश किया जाता है और HPI 2 डेवलप्ड नेशन के लिए पब्लिश किया जाता है. मेन एम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. तो आपके लिए यहाँ पे एक टिप है कि जितने भी 5 ईयर प्लान हैं उनके ऑब्जेक्टिव आपको याद करने हैं. आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि प्लान वाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान है इंडिया, तो आपको ये शॉर्ट में मिल जाएंगे. नीति आयोग. नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसने रिप्लेस किया था एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन. इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जून 2015 को. यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और भी पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट डेट आपको इसकी याद करनी है. और जो GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, सबसे पहले किस देश ने इम्प्लीमेंट किया था, तो वो है फ्रांस. और इंडिया का जो मॉडल है वो कहाँ से इंस्पायर है, वो है कनाडा. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. जैसे GST काउंसिल वो किस आर्टिकल में आता है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, वो आता है 280 में. तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर याद. 5 ईयर प्लान, विच 5 ईयर प्लान ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसमें महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हेरोड एंड डोमर मॉडल को अपनाया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 सर्विसेज सेक्टर हैज़ लीडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट सर्विस सेक्टर. तो मैंने क्या बोला कि सर्विस सेक्टर में जो भी सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग फैसिलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारा पार्ट होगा किसका, सर्विस सेक्टर का. तो अब अच्छा कोड में है, ट्रेड भी हो गया, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा, रियल एस्टेट सर्विस सेक्टर का पार्ट होगा, और एग्रीकल्चर लेबर ये किसका पार्ट होगा, एग्रीकल्चर लेबर. ये सेक्टर नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. तो आपका ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following statement are not correct about new economic policy of 1991? It allowed private player in all sector of economy. इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं. तो इसमें all sector बिल्कुल भी नहीं अलाउड किए थे, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें प्राइवेट प्लेयर
की जो एंट्री है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है. इट वांटेड टू कन्वर्ट इंडियन इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी. ये भी बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, ना कि मार्केट इकोनॉमी को. इट वांट टू परमिट इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट रेस्ट्रिक्शन. बिल्कुल नहीं, हम अभी भी कुछ इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगाते हैं, तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन तो ये गलत हो गया. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अ कंट्री एक्स इज it is a self-sufficient and trade only between its border, then country X is best known as. तो ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से है और ये बोलता है कि एक देश आत्मनिर्भर है और अपने ही देशों के बीच, अपने ही राज्यों के बीच में ट्रेड करता है, तो वो कौन सी इकोनॉमी होगी? वो होगी क्लोज्ड इकोनॉमी. विद द रेफरेंस टू साइलेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग. इसमें क्या होता है कि को एग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का. गवर्नमेंट इंटरवेन फॉर सोशल वेलफेयर ओनली. प्राइस ऑफ ऑल गुड आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस. तो इसमें क्या है 1 and 3, इसमें सारे ही ऑप्शन सही है. सारे ऑप्शन ही, इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन बी यहाँ पे सही है क्योंकि सोशल वेलफेयर के अलावा भी मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड नहीं होता है. इसमें जैसे एमएसपी हमने पहले पढ़ा, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर पैरेटो एफिशिएंसी. ये आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है. ये क्या बोलता है कि पैरेटो एफिशिएंसी टेक प्लेस व्हेन रिसोर्स आर मोस्ट ऑप्टिमली यूज्ड. इट हैज़ अ रिलेशनशिप विद कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल फेयर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. पैरेटो ऑप्टिमलिटी क्या बोलता है कि वेलफेयर हम इकोनॉमी में तब अचीव करेंगे जब एक का भला करने के लिए हमें किसी दूसरे का बुरा करना पड़ेगा. तो ये होता है पैरेटो ऑफ एफिशिएंसी. इसमें क्या बोलता है कि नो वन इज बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ. अब आपको बताना है कि प्लानिंग के कंटेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है. इन 1951 प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन. प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 में, ना कि 1951 में. सो ये स्टेटमेंट है गलत. द गोल फॉर 5 year प्लान, 5th 5 year प्लान, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकंड प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय प्रशांत चंद्र महालनोबिस. ये भी सही है. 2 और 3. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच वॉज प्राइम टारगेट ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान. फर्स्ट 5 year प्लान, इसमें जो टाइम पीरियड होता है 5 year प्लान का वो भी आपको पता होना चाहिए. तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव था, किसका? फर्स्ट 5 year प्लान का. और दूसरे का क्या था? इंडस्ट्री का डेवलपमेंट. With reference to Mahalanobis model of economic growth, consider following statement. It was heavy industry based on development strategy. बिल्कुल सही बात है. It was implemented in India for first time along with economic liberalization of 1991. ये बिल्कुल गलत बात है. ये जो महालनोबिस मॉडल है ये सेकंड 5 year प्लान था जो कि 1956 से 1960 के बीच चला था. सो 1991 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता. तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है. Consider the following statement. In post-independent India, land reform were taken to abolish intermediaries and to make the tiller of land its owner. The purpose of land ceiling was increase the concentration of land ownership in farmer hands. तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन
ये जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होगा कि भूमि का स्वामित्व का केंद्रीकरण इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि विकेंद्रीकरण था। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें बिचौलियों को समाप्त करने के लिए काम किया था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स was constituted economic reform program introduced in 1991। तो इसमें आपको कोड दिए गए हैं। 1991 में जो रिफॉर्म लाए थे उसमें क्या क्या शामिल था। तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र सुधार, बैंकिंग सुधार, बाहरी क्षेत्र सुधार, ये सारे शामिल थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। Which of the following factor does not affect the slope of consumer budget line? Not affect, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंज्यूमर बजट लाइन को इफेक्ट नहीं करता। तो वो है शेप एंड पोजीशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इधर होगा इधर होगा, इससे बजट लाइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजट लाइन पे प्रभाव पड़ेगा किसका? प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई गुड का और इनकम ऑफ कंज्यूमर का। ठीक है। On graph for monopolist and monopolistic competitor, which of the following curve coincide? आपको बताना है कि जो ग्राफ होता है मोनोपोली में, उसमें से कौन से कर्व बराबर होते हैं। ये ए आर कर्व हो गया और ये एम आर कर्व हो गया। तो जो ए आर कर्व होता है वो डिमांड कर्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। In short run, which of the following always gets smaller as output increase? अच्छा, आपसे पूछा है कि शॉर्ट रन में कौन सी ऐसी कॉस्ट है अगर आउटपुट बढ़ता है लेकिन वो कॉस्ट कम हो जाती है। तो वो होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये कम हो जाती है लगातार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम, आपको विशेषज्ञता का मुख्य लाभ बताना है। इससे क्या होता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इकोनॉमी मिलती है, फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ 1 इन जीनी इंडेक्स रिप्रेजेंट, दिस इज मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें ज़ीरो जो होता है वो इक्वालिटी को डिपेक्ट करता है। हु कॉइन्ड द फ्रेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जेम्स ड्यूजनबेरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसने कौन सी थ्योरी दी थी। वो थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। हु डील विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी? ये पब्लिक फाइनेंस में आप पढ़ते हैं। Which of the following is not a factor then that cause inflation? Decrease in money supply, इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखा होता तो इससे क्या होना था? इन्फ्लेशन इंक्रीज होना था, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना था और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाना था। The value at the point around which item tends to be most heavily concentrated, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मीन के चारों ओर हम मानते हैं कि सारी जो वैल्यू है किसी भी सीरीज़ की वो कंसंट्रेट होगी। मीडियम क्या होता है? मीडियन क्या होता है कि एक सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मोड क्या होता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आए आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको बोला जाता है मोड। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर प्योर यूनिटलेस नंबर एंड जनरली कॉल्ड, ये है ऑप्शन ए कॉफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अब रिलेटिव मेजर जब होगा तो उसमें कॉफिशिएंट आएगा आगे। ठीक है, जैसे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस तरह का कौन सा मेजर होता है? रिलेटिव मेजर। इन वॉर टाइम और एमरजेंसी फंड आर रेज थ्रू, तो अगर फॉर एग्जांपल कोविड के समय में सरकार ने पैसा कैसे अरेंज किया था? तो डेफिसिट
या डेट फाइनेंसिंग, लोन लेकर गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया था। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके बीच लाया करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो आप +2 से पढ़ते आ रहे होंगे। ट्रांसफर इनकम क्या होता है कि उसके साथ कोई भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, तो नो इनकम फॉर नो प्रोडक्टिव वर्क डन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डबल अकाउंटिंग डबल काउंटिंग हैज़ इफेक्ट ऑफ, देखो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप अपनी इनकम को 2 बार काउंट कर लें, 10,000 10,000, तो आपकी इनकम क्या होगी, 2 बार काउंट होने की वजह से ओवर एस्टिमेट हो गई। तो उसी तरह से नेशनल इनकम में भी क्या होगा कि ओवर एस्टिमेट होगा नेशनल प्रोडक्ट का। रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम इज कॉल्ड टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम। ये क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आपको जितना भी नॉलेज होगा उसको पेपर में लिखिए ताकि आप सही आंसर तक पहुंच सको। स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व मार्केट ट्रांजेक्शन। वैसे तो उसमें आप जनरली सभी ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में इसीलिए हम स्मगलिंग और इलीगल मार्केट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि दे डू नॉट इन्वॉल्व मार्केट ट्रांजैक्शन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रिडक्शन इन बैंक क्रेडिट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अल्पकाल में परवर्ती अनुपात के नियम को हम जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जिसको हमने सेक्रीफाइस किया है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक फर्म अक्कर, ऑप्शन बी, वो चाहे मोनोपोलिस्टिक होगा, मोनोपोली होगा, ओलिगोपोली होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेम ही रहती है। इन केस ऑफ गिवन गुड्स लाइक बाजरा, फॉल इन प्राइस लीड्स टू, गिवन गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिसमें कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब यहाँ पे हमारे को क्या दिया है, गिवन गुड्स दिया है और प्राइस घटेगी, प्राइस हमारा घटेगा, लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा होगा इसमें, तो यहाँ पे डिमांड भी घटेगी। ठीक है, तो इंक्रीज रिड्यूस इन डिमांड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल का, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे रिलेटेड 3 वीडियो बनाई है, अगर आप उनको देख लेंगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर का है, तो इसको डिस्कस करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं बनेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में 24-25 की ग्रोथ आपको अगर पता हो, वो 6.5 है इस बार। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, जो कि है 2,57,212, पर हमारा जीडीपी कितना है, जीएसडीपी जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलेगी इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो पे, तो इसीलिए स्किप करते। सुखाश्रय साहित्य कोश, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, लेकिन ये बहुत न्यूज़ में था, आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए, सिंगल वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ जिसका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। पर कैपिटा इनकम इस बार की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी फिगर अपडेट हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वो है टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, टर्शरी सेक्टर का इंडिया में भी सबसे ज़्यादा है और हिमाचल में भी सबसे ज़्यादा है। टर्शरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, फिर आता है प्राइमरी सेक्टर। तो
हमने 95 क्वेश्चन इस में डिस्कस किए और 5 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रीहेंशन थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे कॉम्प्रीहेंशन भी पेपर में पूछा जाए। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको चैनल के होम पेज पे मिलेगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपको किसी और कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए 9 तारीख से पहले, क्योंकि आपका पेपर 9 तारीख को है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका।